So today we will be discussing about different measures of central tendency. This is one important concept or topic which is mentioned in the syllabus of UGC NET. Uh, Basically, it is a totally statistical part. We need to solve certain problems when we are thinking about the application skills. But before solving the problems, we need to understand the concept. जब हमारा concept clear होगा, then we can easily go towards solving the problems. And in the examinations, basically the questions comes related to this particular central tendency. It is not solving the problems, but basically the conceptual questions used to come. The conceptual questions को solve करने के लिए हमें पहले इसका basic understanding होना चाहिए. And if the problems are also there, many a times these problems are quite simple so that you can easily calculate. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम कोई दे देगा कि आप उसको कैलकुलेट करने में आपको बहुत या आपको एक ट्रिकी टाइप का एक सिचुएशन में डाल के कि क्वेश्चन कर दिया जाए कि अगर एक सेट ऑफ वैल्यूज में अगर ईच डेटा पॉइंट को 2 टाइम्स कर दिया जाएगा तो फिर मीन में क्या अंतर आएगा या उसको हाफ कर दिया जाएगा तो उसके मीडियन वैल्यू में क्या अंतर आएगा. सो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ different measures of central tendency. So measures of central tendency are usually called as the averages. हम इसे measures of central tendency क्यों कहते हैं? जब हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को एक ऐसे वैल्यू से या ऐसे पॉइंट से या ऐसे नोटेशन से हम ये बताने की कोशिश करें जिससे कि पूरा ग्रुप के बारे में एक जानकारी हमें आ जाए तो वो ये पर्टिकुलर नोशन सब यहाँ पे यूज किया जाता है जैसे कि इसमें जनरली जैसा आप देख सक रहे हैं मीन इज कैलकुलेटेड sometimes it is called as average also. Then we can also express it through median or mode. These are the most popular one, although three more I have written: geometric mean, harmonic mean and weighted mean. लेकिन सबसे कॉमन जो है जैसे mean, median and mode is there. They give us an idea about the concentration of the values in the central part of the distribution. आप उस particular group का एक ओवरऑल आइडिया निकाल सकते हैं एक ऐसा पॉइंट मीन मीडियन मोड से पता चलता है जिससे आपको पता चलता है कि हमारे डेटा पॉइंट बेसिकली किस पॉइंट के आसपास केंद्रित है. तो इसलिए हम इसको सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म स्टैटिस्टिक्स इसमें सबसे आधारभूत सबसे पहला स्तर का अंडरस्टैंडिंग अगर हमें पता करना है तो हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड पता होना चाहिए. इसके आगे हम जाके मेजर्स ऑफ वेरिएंस इसके बारे में हम लोग देखते हैं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज और ये सारे चीज आएंगे और उसके आगे तो फिर और आगे के स्टैटिस्टिक्स हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ओजाइव है ये सब है और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स तक पहुंचते हैं. तो ये सबसे पहला जब डेटा टेबुलेशन करना हम सीख गए जब हमें पता है कि डेटा टेबुलेशन कैसे होता है डेटा पॉइंट को कैसे क्लास इंटरवल में डिवाइड करते हैं क्या सेंट्रल एक एक जब क्लास इंटरवल बनाते हैं तो उसका मिड वैल्यू क्या होता है ये सब अगर हमें पता चल चुका है हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं तो इसके आगे हमें ग्रुप डेटा का केस में अनग्रुप डेटा केस में तो ये सब का भी जरूरत
जब हमारे पास लार्ज सेट ऑफ डेटा रहेंगे तो हम ग्रुप डेटा के बारे में सोचते हैं, वी मेक क्लास इंटरवल्स, और जब हमें क्लास इंटरवल बनाने आ गया, हमें मिड वैल्यू के बारे में पता चल गया, तो हम आगे मीन, मीडियन, मोड ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। और अनग्रुप डेटा है जहाँ पे आपके पास काफी कम पॉइंट्स हो, आपके पास 10 बेसिक पॉइंट हो, 20 हो, 25 हो, सैंपल है, you can we need not go for converting into class intervals, और डायरेक्टली हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कि हमारा मीन क्या क्या मतलब क्या होता है, मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, तो हम उसको कर लेते हैं। तो मेन जो है वो मीन, मीडियन, मोड ही है। बाकी इसके पहले बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन है, जो कि हमारे रिसर्च फील्ड में, हमारे एजुकेशनल फील्ड में तो हमारा ये ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन का यूज नहीं होता है, लेकिन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिजिक्स आप बोल दें, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। सो बट आई विल जस्ट गिव दैट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज जीएम, एचएम एंड वेटेड मीन, और मीन, मीडियन, मोड को हम लोग थोड़ा बेहतर ढंग से जानने के या बेहतर ढंग से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो इस आप देख सकते हैं मेनली आपका जो तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, दैट इज द मीडियन, मीन एंड मोड। सो तीनों में आपको जैसे भी पॉइंट के हिसाब से अगर आप देख ले, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख ले, तो मीन इज द एवरेज ऑफ द डेटा, मोड इज द मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वैल्यू, एंड मीडियन इज द दैट पॉइंट above that point 50% of the frequencies will lie, and below that 50% frequency will lie। तो मीडियन एक ऐसा पॉइंट बताता है जहां से हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इसके नीचे, इस पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे 50% जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या सैंपल है वो लाई करेगा, और 50% केसेस विल लाई above एंड 50% विल लाई बिलो। बेसिकली मीडियन में अगर हम देखें तो मीडियन में अगर आपने सुना होगा, जाना होगा, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल्स आर देयर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेसाइल इज देयर, कंसेप्ट ऑफ परसेंटाइल इज देयर, और इसी का जब हम सोचे अगर, तो ये कहीं ना कहीं क्वांटाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब अगर आपने जानते होंगे तो आपको पता होगा कि सेकेंड क्वार्टाइल जो होता है, जो मीडियन के इक्वल होता है। फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो क्या बताता है, फर्स्ट क्वार्टाइल बताता है कि 1/4 पोजीशन पे वो रहता है, और उसमें बताता है 1/4 केसेस आर लाइंग अबव दैट पॉइंट, एंड रिमेनिंग 3/4 केसेस आर लाइंग बिलो। और उसी तरह से सेकेंड क्वार्टाइल जो है हाफ हाफ, और यही मतलब है मीडियन का भी, मीडियन भी हाफ हाफ ही बताता है, 50% ऑफ द केसेस बिलो दी दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड 50% अबव। सो इस मीडियन के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, ये सब हम समझ सकते हैं। परसेंटाइल का मतलब 100 पॉइंट्स में डिवाइड करना, क्वार्टाइल्स का मतलब 4 पॉइंट पे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करना, मीडियन का मतलब दो भाग में डिवाइड कर देते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं, देन यू कैन ऑलवेज गेट द अदर कॉन्सेप्ट। मीडियन हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। वहां से हमें पता है कि हाँ, इसके नीचे आपका 50%, या आपका कहने की मतलब ये है कि आपका 50% केसेस, तो आप ये बोल सकते हैं कि आप क्वार्टाइल और या परसेंटाइल को या डेसाइल को आप जानते हैं पहले से, तो यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड मीडियन। लेकिन बेसिकली होता यह है कि हम मीडियन ही ज्यादातर पहले पढ़ते हैं, और उसके कंसेप्ट में हम जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते समय हम जब आगे क्वार्टाइल या परसेंटाइल को पढ़े तो उसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं। सो मैं बताऊंगा जब मीडियन को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, वहां पे फिर उसको हम डिस्कस करेंगे।
मीन इज द मोस्ट कॉमन वन। मीन जो है वो सबसे कॉमन है। यू जस्ट ऐड अप ऑल द डेटा पॉइंट्स एंड डिवाइड विद नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। सबसे आसान है, आराम से आप निकाल लेते हैं। और मोड जो है, मोड ये बताता है कि किस कौन सा पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है जो कि फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, ज्यादा बार आ रहा है। सो ये जो है ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मोड भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा मोड हो और एक मोड हो। तीन अलग अलग कंडीशन हो सकता है। वी विल सी व्हेन हम तीनों को अलग अलग जब बताएंगे तो फिर हम एक बार इसके ऊपर आएंगे। सो द फर्स्ट वन इज एवरेज। इसको मीन को एवरेज भी बोलते हैं। Mean locate the center of distribution, also known as arithmetic mean, most common measure. The mean is simply the sum of the values divided by the total number of items of the set. और ये आप देख सकते हैं, अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का मतलब है कि जब आपके पास 10 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, या 10 पॉइंट का मतलब 10 सब्जेक्ट हो, या एन आपके पास 10 हो, 15 हो, 20 हो, कम लोग हो गए, और आपके पास उनका सपोज आई विल से दैट सपोज इन ए पर्टिकुलर ग्रुप आप 20 स्टूडेंट्स है और 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स आपके पास दिया गया है। तो आप 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को आप ऐड कर ले और डिवाइड कर दे 20 से, तो यू विल गेट द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो दैट मीन विल से अबाउट दैट व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। उस पर्टिकुलर ग्रुप पे कैसा परफॉर्म किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसका मेरिट ये है कि आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है और आसानी से समझ सकते हैं हम इसको। और क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशन में बेस होता है, तो इट इज अगर आपके कोई भी पॉइंट पे, अगर आपके पूरे डेटा सेट में अगर किसी भी पॉइंट पे अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो मीन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज आप सबको ऐड कर रहे हैं उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट वैल्यू विल चेंज। सो इट इज क्वाइट रिजिडली डिफाइंड। अगर आपका मीन, अगर मान लीजिए आपने 20 बच्चों का मार्क्स लेके ऐड किया, डिवाइड किया 20 से, और आपका मीन मान लीजिए 75 आ रहा है। इफ वन ऑफ द पर्टिकुलर एनी वन ऑफ द स्टूडेंट मार्क को थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो आपका जो 75 मीन आ रहा है वो हो सकता है 75 से 77 हो जाए, चेंज हो जाएगा। जो रिजिडली डिफाइंड है, ये सारे डेटा पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये काफी अच्छा व्हाट यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर। और इससे हम ज्यादा, इसीलिए हमारे पास जब भी अगर हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं तो हम मीन का काफी यूज करते हैं। और जब भी हमारे पास नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम देखे हैं कि हम मीन को ही कंपेयर करते हैं, और इसलिए ये हमारे लिए अच्छा रहता है कि क्योंकि ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें लेकिन अब जब हमारे पास इसीलिए जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का सिचुएशन हो, पैरामेट्रिक कंडीशन हो, तो हम मीन को ही लेके शायद वो एनोवा निकाले, आप एनकोवा का कैलकुलेशन करें, रिग्रेशन करें, आप व्हाट यू कैन से दिस पर्टिकुलर ई टेस्ट करें, ऑल द डेटा पॉइंट्स आप कंसिडर करते हैं, और इसलिए इसमें मीन का काफी यूज किया जाता है। और ये you can just see it is affected by sampling fluctuation, hence it is more stable। more stable का कहने का मतलब ये है कि ये इसके इसके द्वारा अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी प्रिडिक्शन लेते हैं, तो ज्यादा ज्यादा सटीक होगा। इस सेंस में लिखा गया है। फ्लक्चुएशन इन दी वैल्यू मतलब मीन के वैल्यू में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके आधार पे आपने जो भी बताया है किसी ग्रुप के बारे में, जस्ट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जब मीडियन को समझाऊंगा तो आप ज्यादा अच्छा से समझ कर पाएंगे। दोनों दोनों में कंपेयर करेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या क्या, हाँ, ये जो लिखा गया है कि इट इज मोर स्टेबल, इसका क्या मतलब है। डीमेरिट से है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन। आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को देख के, मान लीजिए 50 स्कोर दिया गया है, आप उसको देख के तुरंत नहीं बता सकते कि इसका फीट क्या है। आपको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करके फिर देखना होगा। और
और जिस पर्टिकुलर अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है तो आप मीन नहीं निकाल सकते, कैटेगरिकल डेटा है तो मीन नहीं निकाल सकते। सो ये इसका डिमेरिट है। और अर्थमेटिक मीन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये क्योंकि हर एक वैल्यू का इसमें योगदान होता है। अगर कोई भी वैल्यू को हम अगर चेंज कर देंगे, मैं वही रिपीटेशन है इसका, अगर किसी एक वैल्यू में भी चेंज आ गया, इट कैन बी वन डीमेरिट आल्सो, क्योंकि तुरंत फ्लक्चुएशन हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस सेंस में बताया गया है कि अगर कोई भी वैल्यू थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ, इट विल चेंज द होल आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर। मीडियन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मीडियन जो है वो 50% केसेस को बताता है। तो आपका एक्सट्रीम पॉइंट अगर 90 है या एक्सट्रीम पॉइंट 100 है, द मीडियन विल रिमेन सेम। मीडियन का वैल्यू वही रहेगा। सपोज योर मीडियन वैल्यू हैज कम 45, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब आप हम अभी आगे जाएंगे, जब कुछ देंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपका मीडियन वैल्यू जो है वो आसानी से फ्लक्चुएट, क्योंकि ये आपके जो एक्सट्रीम वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सट्रीम वैल्यूज, लोअर वैल्यू कुछ चेंज हो जाए, हायर वैल्यूज कुछ चेंज हो जाए, आपका इसका कोई असर नहीं होगा मीडियन पे, बट मीन पे होगा। तो ये एक तरह से आपको काफी केयरफुल होना पड़ता है, एंड समटाइम्स इट बिकम्स अ डीमेरिट आल्सो। जब आपके पास अनग्रुप डेटा है, हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा, जब आपके पास अभी कोई भी 20 बच्चों का स्कोर है, आप 20 बच्चे के स्कोर को आप यहाँ ऐड कर दीजिए, यहाँ जो फॉर्मूला में दिखाया गया समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई 20 कर दीजिएगा, हो गया। बट इफ यू हैव गॉट अनग्रुप डेटा में आप ऐसे करेंगे, बट यू हैव गॉट ग्रुप डेटा, जब जहाँ हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, क्लास इंटरवल बना देते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है 10 से 20 के बीच में कितने का आया, 20 से 30 के बीच में कितने का आया, देन यू गो फॉर multiplying frequency with the mid value of that particular class interval, और ये मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करके we get the mean value for the group data. So ये हम जानते हैं, ये ये वो बेसिक टाइप है। इसके बाद भी हमारे पास assume mean मेथड है, हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी है। सो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ, ये है कि वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस हियर। हम देखेंगे, एक छोटा एक्सरसाइज करके जानने की कोशिश करेंगे। सपोज एज ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ पे कुछ बच्चों का एज दिया गया है, 8 बच्चों का एज दिया गया है, 13, 12.5 ऐसे करके 8 बच्चों का एज दिया हुआ है। तो ये आपका अनग्रुप डेटा का एग्जांपल है, क्योंकि छोटा सा सेट है, 8 ही बच्चे इसमें हैं। तो 8 बच्चों को हम आराम से उनके को इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं आपके 8 से डिवाइड करने के बाद वी विल गेट द मीन फॉर द अनग्रुप डेटा सेट। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पे ऐड करके 8 से डिवाइड किया गया एंड गॉट द मीडियन एज 40। नाउ इन दिस केस वी जस्ट ट्राई टू सी, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास a survey of 100 families is having 5 children reveal the following distribution: number of male children, number of families, number of female, find the mean of the male children। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व करते समय वी कैन जस्ट ट्राई टू सी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मेल चिल्ड्रन है और कितने फैमिलीज में ये है। अगर 0 मेल चिल्ड्रन की बात है तो ऐसे फैमिली 9 है, एक मेल चिल्ड्रन वाला फैमिली 24 है, 2 मेल चिल्ड्रन वाला फैमिली 35 है। इस तरह के आपके दिए गए हैं। तब आपके पास सपोज 100 फैमिलीज हैं, तो हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल तो नहीं लिया है, लेकिन जस्ट ट्राई टू सी दैट फ्रीक्वेंसी एनालिसिस तो हमने किया है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाया। आप इसको जस्ट इसी को हम कॉलम, डिफरेंट कॉलम में लिखने के बाद, क्योंकि सेकेंड फॉर्मूला में आपने देखा था एफ एक्स बाई डिवाइडेड बाई एन था, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू आया 200 डिवाइडेड बाई 100, सो 2। सो हम ये बोल सकते हैं कि the mean number of children in a particular
child, male children is 2. तो ये जब आपके पास ग्रुप डेटा होगा तो हमारे पास ऐसे ही हमें करना है, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज करके इसको करना है, क्लास इंटरवल भी करके हम इसमें मीड वैल्यू, जैसे ये एक्स का वैल्यू दिया गया है, एट दैट टाइम यू विल गेट द मीड class interval will write 0 to 10, 10 to 20, and then you will take the mid values. Mid values will be different. आपको पता है मिड वैल्यू आप निकालते हैं, दोनों क्लास इंटरवल के दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके विल गेट द मिड वैल्यूज। तो इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द, सो दिस इज अबाउट मीन। नाउ व्हाट इज द मीडियन? मीडियन निकालने के लिए पहले तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया कि मीडियन जो है वो एक ऐसा पॉइंट बताता है आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, एक ऐसा वैल्यू देता है जिससे आप ये पता कर लें कि ये बच्चा, ये पर्टिकुलर मार्क्स, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का हाइट एक ऐसा ड्यूरेशन है जिससे ऊपर 50% स्टूडेंट है, 50% मार्क है, 50% हाइट वाले बच्चे, और उसके नीचे फिर दूसरा, मतलब ये दो भाग में पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देता है। और इसको अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला चीज है कि हम इसको सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चों को मतलब उस पर्टिकुलर डेटा को सजाएंगे, एंड देन द मिडिल वैल्यू विल रिप्रेजेंट द मीडियन। नाउ इफ सपोज आपके पास डेटा पॉइंट है 5 1, सपोज दिस एग्जांपल यू कैन टेक। सपोज आपका वैल्यू है 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5 5 वैल्यू दिया गया है। देन यू कैन इजिली से दैट ये 5 में मिडिल में कौन है? मिडिल में पॉइंट इज 3। तो 3 is that point, just try to understand, 3 is that point above which two particular frequencies are lying, 1 और 2, और 3 के above जो है, या दूसरे तरफ आप देखेंगे 4 और 5 लाई करता है। तो 3 जो है इस केस में मीडियन है। देखिए 3 जो है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को दो भाग में डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले समझा सकते, इसको ये करेंगे, अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद वी कैन गेट द वैल्यूज। आपके अब जो मिडिल वैल्यू है उसको निकालना बहुत आसान है, आप आराम से उसके मिडिल वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओके, बिकॉज एज पर द प्रेजेंटेशन, लेट अस गो बाय द प्रेजेंटेशन, ओनली प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग जाते हैं। एग्जांपल्स मैंने तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट इन द लेटर पार्ट देयर इज सर्टेन एग्जांपल्स, विजुअल के साथ आप ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। तो ये क्या है? इट इज इजीली डिफाइंड अगेन, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है, वहां इफेक्ट होता था, मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता था, लेकिन ये जो है एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है। मीडियन इज द ओनली एवरेज टू बी यूज्ड व्हाइल डीलिंग विद क्वालिटेटिव डेटा। और जब आपके पास आप क्वालिटेटिव डेटा का केस हो, आपके पास जब जैसे क्वालिटेटिव डेटा का मतलब अगर कैटेगोरिकल डेटा भी है आपके पास, अगर तो कैटेगोरिकल डेटा भी अगर आपके पास है तो वहां पे भी हम मीडियन का ही यूज करते हैं, मीन का वहां कोई यूज नहीं होगा। मीडियन कैन टेल यू कि उस पॉइंट के ऊपर कितने लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं, ये मीडियन का यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जब नॉन पैरामीट्रिक कंडीशन होता है जहाँ पे कैटेगोरिकल स्केल का ज्यादा यूज है, जहाँ पे आपका नॉमिनल स्केल का ज्यादा यूज है, वहाँ मीडियन का ही यूज करते हैं। और इसको ग्राफिकली भी डिटरमाइन किया जा सकता है। आप हिस्टोग्राम यूज करके मीडियन निकाल सकते हैं। दैट इज वन वे टू कैलकुलेट मीडियन आल्सो। इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी हम एग्जांपल लेंगे, उसमें देखेंगे हम इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो हमने आसानी से कर लिया, मिडिल वैल्यू को ले लिया। 5 अगर वैल्यू है तो तीसरा वैल्यू जो होगा मीडियन होगा, 7 है तो आपका चौथा वैल्यू जो है वो मीडियन होगा। तो इस तरह से हम आपके ऑड नंबर के लिए तो आराम से मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं, लेकिन इवन जब है उस समय हम उस डेटा सेट से तो वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमारे पास जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आता है वो एक अप्रोक्स वैल्यू होता है,
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, और इसलिए हम इसको ज्यादातर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर यूज नहीं करते। आपको बताया गया कि आपके पास जब पैरामेट्रिक कंडीशंस होता है तो वी यूज मीन्स, मीन्स को यूज करके हम आगे के कैलकुलेशन को डिटरमाइन करते हैं, फर्दर प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन मीडियन का यूज यहाँ नहीं हो सकता। मीडियन का यूज यू कैनॉट गो फॉर डूइंग टी टेस्ट और अनोवा अनकोवा, ये किसी में हम उसका यूज नहीं करते। तो जैसा मैंने बताया आपको कि आप पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें। आपके पास अगर ऑड सेट है तो आप उसको मिडिल वैल्यू को ले लें, जैसे 5 मैंने बताया तो 5 का मिडिल वैल्यू 3 होता है, और ये 3 कैसे निकलेगा, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 में एक वर्ड ऐड करिए और फिर 2 से डिवाइड कीजिए, देन विल गेट थर्ड, एज द थर्ड ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन, and if it is an even value, then what you will do, you will take the n by 2th value। आप उसके, जैसे आपके पास 6 वैल्यू है तो 6 वैल्यू का मतलब हो गया n by 2th का वैल्यू 6 का डिवाइडेड बाई 2, दैट इज थर्ड वैल्यू, एंड n प्लस 2, 6 प्लस 2 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4, 4। तो थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू को का एवरेज जो है वो आपका मीडियन हो। विल टेक एग्जांपल, आपको एग्जांपल देख के हम इसको क्लियर करते हैं। So this is the formula. Just try to see. बता रहा था x n plus 1 divided by 2 if n is odd, and if it is a even set तब हमारे पास मीडियन, और ये सब अनग्रुप डेटा के लिए, जब आपके पास डेटा पॉइंट्स अलग अलग हो तब हम इसको यूज करते हैं। x n by 2 plus x n by 2 plus 1 if n is even। we'll take the example with some examples, आप आराम से इसको समझेंगे। कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ देखिए आपके पास एक डेटा पॉइंट डेटा दिया गया 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यू है यहाँ। तो 7 वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो हम इसको मैंने बताया पहले आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में, इसको असेंडिंग में अरेंज कर दिया गया, तो 1 2 3 4 5 6 करके, और इसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाई 2, डेट इज n प्लस 1 कितना है यहाँ पे, n है 7, 7 प्लस 1 8, 8 बाई 2 4, फोर्थ वैल्यू, तो फोर्थ वैल्यू इज 1 2 3, फोर्थ वैल्यू इज दिस वन। एक वैल्यू यहाँ पे लिखना छूट गया है, 4 यहाँ छूटा हुआ है, सॉरी फॉर दैट वन, 4 यहाँ छूट गया है, सो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। यू कैन सी हियर, आई एम जस्ट करेक्टिंग इट, ये जो है यहाँ पे आपका, तो यू कैन सी आपका जो ये छूटा हुआ था इसके कारण ऐसा होगा। सो इसको जब आप असेंडिंग ऑर्डर में समझें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो स्टिल नॉट सीइंग, ओके नाउ इट इज ओके। सो आप देख सकते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब सजा दिया गया तो आपके पास 1 2 3 4 5 5 7, तो ये n प्लस 1 बाई 2, n का मतलब यहाँ 7 था, 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, तो फोर्थ वैल्यू, सो फोर्थ वैल्यू इज हियर 4, सो 4 इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब यहाँ देखिए 4 जो है, ये 4 जो आप देख रहे हैं, यू कैन सी इट, ये 4 जो है इसके ऊपर जो है 3 केसेस है, या नीचे बोला जाए, और इसके ऊपर जो है 3 केसेस है, तो ये देखिए 50% हो गया केस 3, और इधर भी 3, तो आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ जो भी स्टूडेंट जो भी पोजीशन है, ये पोजीशन जो है वो एक ऐसा पोजीशन बताता है, अगर कोई बोलेगा कि आप वो एक ऐसा वैल्यू बताइए जिसके ऊपर पूरा ग्रुप जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट मीडियन। नाउ अगर हमारे पास ये एक्सट्रीम पॉइंट को, अगर जस्ट ट्राई टू सी इफ दिस एक्सट्रीम पॉइंट वुड हैव बीन 70, ये 70 रहता, तो क्या मीडियन वैल्यू चेंज होता, मीडियन वैल्यू स्टिल विल बी 4, मीडियन तो भी हमारा 4 ही होता है।
तो इसलिए ही मैं बता रहा था आपको कि मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होता। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन में 1 2 3 4 5 5 और एक वैल्यू 70 होता या और इवन 17 भी होता, तो भी आपका जो मीडियन जो है 4 ही निकल के आता है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एक अनस्टेबल प्रिडिक्शन होगा पूरे ग्रुप को जो रिप्रेजेंट हम बोल रहे हैं कि हाँ ग्रुप जो है ये है, लेकिन ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है। ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पता चल रहा है? हमें तो लग रहा है कि यहाँ 4 एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर और नीचे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर ग्रुप इन टर्म्स ऑफ दैट वैल्यू। लेकिन आप इस वैल्यू से अगर आप आगे मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो वो एक अनस्टेबल कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन होगा। इसलिए मीडियन का हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते, क्योंकि इससे ये सिर्फ आपका एक पोजीशन बताता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह से डिवाइड हुआ उसको बताता है। लेकिन यही अगर मीन रहता तो आपके वैल्यू 4, आपका वैल्यू तुरंत चेंज कर जाता। आपका वैल्यू जो है अगर आपका मीन मीन यहाँ पे कुछ वन ये ऐड करने के बाद जो भी आपका मीन निकला, सपोज इट में भी 5 पॉइंट समथिंग और ये अगर आप 70 कर देंगे इट विल बिकम क्वाइट डिफरेंट। तो मीन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमें मीन को यूज करना है whenever it is possible, and we are not using the median until unless it is required। आपका अगर रिक्वायरमेंट होगा then we can use that one। now we just try to see इस केस में आपके पास 10 लोगों का पल्स रेट दिया गया है। 10 लोगों का पल्स रेट दिया गया है एंड इज 10 हियर। सो दैट इज द केस ऑफ द सेकंड सिचुएशन। इन सेकंड सिचुएशन में क्या लिखा गया है? x n/2। n/2 जो वैल्यू है वो आपके पास 10 का हाफ कितना हो गया? 5। अब ये डेटा को पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, छोटा से बड़ा। पांचवा वैल्यू 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू इज 74। फिफ्थ वैल्यू इज 74। so this is the n/2th value, n/2th value, and the second one is x n/2 plus 1। तो आपका ये या तो आप इसको बोले x n/2 plus 1 या x n+1। ये आप उसके जस्ट n/2 के बगल वाला वैल्यू x n/2 plus 1, दैट मीन्स दिस वैल्यू। यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से x n/2th वैल्यू और x n/2 plus 1th वैल्यू, ये वैल्यू है, ये सिर्फ वैल्यू को सूचित कर कह रहा है, पोजीशन बता रहा है। इट इज सेइंग द पोजीशन। फर्स्ट वन इज फिफ्थ। फिफ्थ वैल्यू निकल के आया था। जब आप n को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ निकलेगा, और उसके जस्ट +1 मतलब सिक्स्थ वैल्यू। या ऐसे निकाले, या आप n+2 डिवाइडेड बाई 2 कर, एक तो n/2 कर दें, जैसे यहाँ लिखा गया n/2 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आप कर सकते हैं n+2 डिवाइडेड बाई 2। n+2 का मतलब 10 + 2 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो ये सिक्स्थ वैल्यू, या तो उसके जस्ट बगल वाला वैल्यू को आप ले लीजिए, और मतलब मिडिल का दो दो वैल्यू, यही तो। क्योंकि अगर आपके पास ऑड है तब तो आप मिडिल पॉइंट एक ही को ले सकते हैं, लेकिन आपके पास इवन है तो ये दोनों वैल्यू को लेना होगा जो मिडिल में है। क्योंकि जब आप इस दोनों वैल्यू को लेते हैं तब आपको दिखेगा कि हाँ इधर देखिए 4 पॉइंट है और इधर भी 4 पॉइंट है। अगर आप इसको ले लेते तो देखिए इधर 4 हो जाता है, इधर 5 पॉइंट हो जाता है। इसको 75 को ले लेंगे तो फिर इधर 5 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। इसलिए हम ये दोनों सेंट्रल दोनों पॉइंट को निकालने का मतलब है कि हम ये दोनों सेंट्रल पॉइंट को लिए, इसके वैल्यू को हमने देखा 74 75। अब इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम, तो आपका मीडियन आएगा 74 plus 75 divided by 2, that is 74.5। 74.5 is the median here, है ना? यहाँ डिवाइडेड बाई 2 दिख नहीं रहा है। 74 plus 75 divided by 2 is the median 74.5। तो बीच के दो भी वैल्यू
जो वैल्यू होंगे दैट विल गिव यू द मीडियन। इसलिए यहाँ पे मीडियन देखिए एग्जैक्टली इस डेटा पॉइंट से नहीं निकला, एक ऐसा वैल्यू निकला 74.5 इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन बट 74.5 इज दैट पोजीशन। क्योंकि यहाँ ये देखिए ये पोजीशन, अगर इस पोजीशन इसके बीचों बीच एक पोजीशन लेते हैं तो it is now saying that this 5 points are above and 5 points are below। तो इस तरह से ये अप्रोक्स हम दो मीडियन वैल्यू तो नहीं बता सकते 74 एंड 75, इसलिए इसका एवरेज जो निकला दैट इज द मीडियन वैल्यू। तो इन दिस सेंस आपको इवन जब रहेगा तो इस तरह से हम करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द ग्रुप डेटा। अगर आपके पास ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा मीडियन के लिए, तो दिस इज द calculation L plus n by 2 minus c into h divided by x f। Let me explain this one। अगर आप इसको समझना चाहेंगे, मीडियन जो होता है, we'll take one example also। lower limit of the median class। what is that median class? total frequency, total n को अगर दो से डिवाइड करो, दो भाग में डिवाइड करना है, मीडियन का काम यही है, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करके बताना उसको कौन सा पोजीशन है। तो मीडियन क्लास का मतलब है, ग्रुप डेटा का मतलब तो पहले हमारे पास क्लास इंटरवल में डेटा होगा, तो मीडियन क्लास का मतलब होगा टोटल एन को दो से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास मीडियन क्लास आ जाएगा। मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होगा दैट इज एल एंड इट इज टोटल ऑब्जर्वेशन। सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द फ्रीक्वेंसी क्लास। जो आपका मीडियन क्लास होगा उसके पहले का जितना भी फ्रीक्वेंसीज होगा उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप यू नो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सारे फ्रीक्वेंसीज को एक के बाद ऐड करते जाएं अगर हर क्लास इंटरवल में, दे विल गेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड देन यू हैव गॉट क्लास हाइट। क्लास हाइट इज द यू कैन से क्लास साइज आल्सो। 5 का इंटरवल वाला साइज हो, 10 का इंटरवल वाला साइज हो। एंड फ्रीक्वेंसी f small f is frequency of the median class। we'll take example then you can understand। just try to see। ये आपके बच्चों का वेट दिया गया है, देयर these all are different क्लास इंटरवल 2 से 2.5, 2.5 से 3, ऐसे करके क्लास इंटरवल दिया गया एंड देन द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। कितने बच्चे हैं इसमें, 37 बच्चे हैं, 2 से 2.5 केजी के, 2.5 से। तो ये पूछा गया है 590 इन्फेंट्स में, 590 बच्चों में आपका मीडियन वेट क्या है। ऐसा कौन सा वेट है जिससे ऊपर 50% बच्चों का वेट है और उसके नीचे 50% बच्चों का वेट है, ये मीडियन निकालने के लिए बोला जाता है। तो आपने फॉर्मूला देखा है, ये फॉर्मूला आपको फिर दोबारा यहाँ देख सकेंगे आप। देखिए अब यहाँ देखिए, आई विल एक्सप्लेन आल्सो हियर। आपको अगर आपके पास टोटल 590 है, 590 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं देन यू गेट 590 डिवाइडेड बाय 2 इज 295। 295 जो है, आपको ये देखना होगा कि 295 किस क्लास में है इसमें। और अगर आप कैसे पता करेंगे, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के 37 इसका फ्रीक्वेंसी है, सेकेंड 37 प्लस 117 करने से 154 आया and then you add 207 you got 361। so this 295 is following here। 295 का जो डेटा है, 295 जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट का नंबर है 295, जो नंबर है वो इस पर्टिकुलर क्लास में आएगा, इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में आएगा 3 से 3.5। इसी में है वो बच्चा ना, 207 इसमें बच्चे थे, ऊपर से ऐड करते हुए आ रहे हैं हम, तो ये 361 तक पहुंच गया। इसका मतलब ये पहले 154 था, यहाँ से यहाँ तक 154 स्टूडेंट हुए। इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के बच्चों को जब हमने ऐड कर दिया तो दैट नंबर हैज बिकम 361। दैट मींस दैट 295th चाइल्ड इज इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में है 295, तो ये जो है यही मीडियन क्लास है। दिस इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज हियर। मीडियन क्लास, आपका मीडियन क्लास जो है इसी में आपका मीडियन क्लास होगा।
You get median class here. So the lower limit of median class, this is 3 is L here. है ना, यहाँ देखिए लिखा गया है L is 3. And what is the small f? 207. This is 207. Median class का frequency 207. And what is C? 154. This is C. This is C. मीडियन क्लास के ऊपर की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो C है, यहाँ देखिए 1. एंड व्हाट इज दिस क्लास साइज, क्लास हाइट, व्हाटएवर यू से, इज 0.5. 5 का इंटरवल का है. सो यू गॉट ऑल द वैल्यूज. यू गॉट द मीडियन क्लास 3 to 3.5, lower limit of the median class 3, frequency of the median class 207, and you have got cumulative frequency and then the height. So आपको ये सारा चीज पता चल गया. Then you put this all values in the formula. अब formula में इसको put up कीजिए and you will get the value of the median. So you put up these values. यहाँ हमने value को put कर दिया and the median is 3.34 kg. Okay, just see all the values has been put here. 295 minus 154. So 295 is n by 2 that you have got. Minus 154 already we have seen कैसे आया है, और 0.5 divided by frequency in the median class. So 3.34 kg is the frequency of the median class. तो इस तरह से 3.34 kg is the median. So 3.34 kg is that weight of that particular child above which all 50% of the childs are lying. That means 590 का 295 of the child above this weight is there, and similarly 295 students are child infants are below this particular weight. तो इस तरह से ये 3.34 kg एक ऐसा वेट बताता है जिससे कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर. तो इन दिस सेंस अब मीन और मीडियन को हम लोगों ने देखा किस तरह से इसका यूज है, कैसे हम ग्रुप डेटा में इसको यूज करते हैं, कैसे ग्रुप डेटा में इसको निकालते हैं. Now what is the mode? Mode is the most frequent occurring data value in set of observation. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो पॉइंट ऑकर करता है वो आपका मोड कहलाता है. देयर मे बी नो मोड और सेवरल मोड. कभी नो मोड भी हो सकता है और बहुत सारे मोड भी हो सकता है. विल टेक वन एग्जांपल. कुछ एग्जांपल हम देते हैं तो हम समझेंगे इसको. So first let us see the merits and the demerits. Merits mode is readily comprehensible and easy to calculate. आसानी से इसका कैलकुलेशन हो सकता है. many times विजुअली हम उसको देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा मोड है इसमें. इसमें ज्यादा व्हाट यू कैन से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं भी पड़ सकती. ग्राफिकली भी इसको भी निकाल सकते हैं. मोड को भी ग्राफिकली निकाला जा सकता है. हिस्टोग्राम यूज करके आप निकाल सकते हैं. ओपन एंड क्लास आल्सो डू नॉट पोज एनी प्रॉब्लम इन द लोकेशन ऑफ मोड. आपके पास अगर क्लास इंटरवल जो है वो डिफरेंट साइज के हैं, एक जैसे नहीं है, तो भी आप आराम से मोड निकाल सकते हैं. सो ये काफी कन्वीनियंट है, लेकिन इसका कोई मैथमेटिकल यूज आगे किया नहीं जा सकता. आई जस्ट गिव यू वन पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस कि किस पर्टिकुलर तरह की फ्रीक्वेंसी जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा बार आ रहा है. सो इस पर्टिकुलर नोशन का जहाँ यूज करना है तो वहाँ इसको, इसलिए मोड इज इल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड नहीं, क्योंकि जस्ट सी मेनी टाइम्स यू गेट वन मोड, नो मोड और मल्टीपल मोड आपको मिल सकता है. और इसमें भी सारे ऑब्जर्वेशन का यूज नहीं, ओनली इन द मीन केस आप सारे ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं. मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप आगे कुछ नहीं कर सकते. मैथमेटिकल यूज इसका कहीं नहीं देखने को मिलता है. एज कंपेयर्ड विथ मीन, मोड इज अफेक्टेड बाय कैलकुलेशंस ऑफ सैंपलिंग. तो हाँ,
ये भी फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, अगर सैंपल में अगर चेंजेस होंगे तो मोड भी फ्लक्चुएट होता है, मीन भी फ्लक्चुएट होता है, मोड भी फ्लक्चुएट होता है। मीडियन में फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी चेंज कर देंगे तो भी मीडियन वही रह सकता है, लेकिन मोड में भी चेंज हो सकता है। विल जस्ट सी दी एग्जांपल। सपोज यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ये एग्जांपल अगर आपके पास है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से पहले केस में आपके पास कोई मोड का सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हर एक वैल्यू जो है वो अलग है। आप किसको बोलेंगे कि फ्रीक्वेंटली ऑकर कर रहा है, सब तो एक बार आ गया है, सब अलग अलग वैल्यू है, तो दिस इज नो मोड कंडीशन। और ये जब आपके पास, और ये भी है कि ये तब ही पॉसिबल दिखता है जब आपके पास काफी छोटा सैंपल हो, नॉन पैरामेट्रिक कंडीशन हो। इस तरह के केस में ऐसा हो सकता है सब अलग अलग आए हैं और डेटा पॉइंट इसमें देखिए सबको अलग अलग वैल्यूज है, तो आप मोड किसको बोलिएगा। And in the second case, you can see that there is only one mode, because 4.9 is occurring many times, highest number of times. 6.3 is also there, but it is not in the highest number. So 4.9 is one particular mode here, क्योंकि उसका ज़्यादा occurrence है। हाँ, इनफैक्ट इफ देयर सैंपल साइज इज वेरी लेस तो भी हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। एंड यू कैन से दैट 4.9 is, and there are more than one mode also। then you just try to see 28 दो बार है, 43 दो बार है, तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि और भी कुछ एक वैल्यू हो जो दो बार हो, तो आप इसमें मल्टीपल मोड्स कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंट दिखने वाला दिख रहा है, क्योंकि और सब 21 41 जो एक एक बार है, तो देयर कैन बी मोर देन वन मोड आल्सो। बाई मॉडल भी बोलते हैं उसको, ट्राई मॉडल भी बोलते हैं। तो एक गुड एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर आप एग्जांपल में इसको अगर देखें, सपोज शू साइज ऑफ आपके, अगर जनरल पॉपुलेशन का अगर आप देखने की कोशिश करें, शू साइजेस कि जूते का साइज क्या होगा, यू कैन सी दैट दैट केस इज बाई मॉडल सिचुएशन। आप देखते हैं कि बॉयज का एक एक पर्टिकुलर साइज है जूते का, इंडिया का केस में बता रहा हूँ, इंडियन साइज जो है आपके शूज का, तो आपको ऐसा हो सकता है कि सपोज 8 इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइज आपको दिखता है। वहीं आपको अगर वही गर्ल्स में आप चले जाएंगे तो यू कैन सी दैट मे बी 6 और 7 जो है वो आपका एक ऐसा एक फिक्स साइज है जो कि ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। इट इज ए बाई मॉडल सिचुएशन। ये बाई मॉडल सिचुएशन है अगर आपका। और इसका क्या यूज है, जब कोई भी शॉपकीपर अगर शूज साइज मंगवाएगा तो शूज साइज को ऑर्डर करेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर के साइज का शूज को ज्यादा से ज्यादा मंगाएगा, बिकॉज दैट इज द मॉडल कंडीशन। आपका पता है कि ज्यादा से ज्यादा जो बॉयज आएंगे वो 8 नंबर के साइज का यूज करते हैं, और जब वो गर्ल्स के लिए उसको साइज ऑर्डर करेगा देन यू मे ऑर्डर फॉर साइज 6। सो ये एक बाई मॉडल सिचुएशन है, तो इसका यूज है, बाई मॉडल का भी यूज है, बी मॉडल का भी यूज है। सो इट इज this way, in this way we can understand what is mode। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, mode is 4 because you can see the most frequent observation is 4, or in this case 2 10 and 2 3 is there, so mode is 10 and 3। and in this third case there is no mode because all the data points are different, हर एक वैल्यू अलग है, तो ये हम देख सकते हैं। Now what is the calculation of mode? मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देख लिया, अनग्रुप डेटा के लिए तो हमने देख लिया, ग्रुप डेटा के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। So that the formula here is FM, you just see L1 plus FM, and then minus F1 is there, and then 2FM minus F1 minus F2 into C। FM is mode frequency। FM जो है वो जो सबसे ज्यादा अकरिंग फ्रीक्वेंसी है, वो उसका फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल है, सबसे ज्यादा जो
बाद जो दिखने वाला वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो फ्रीक्वेंसी है f1 जो है वो फ्रीक्वेंसी जस्ट लोअर देन दैट पर्टिकुलर मोड क्लास, f2 is frequency after mode class, L1 is lower limit of mode class, and C is the class difference. वही class size जो है वो. We'll take one example, then you can understand. Just try to see. अगर आपके पास different age group है और number of person दिया गया है, you just try to see. इसको अगर हम tabular form में डालते हैं, class interval है, and then we have got this particular FM condition. Just you try to see आपके पास ये क्लास जो है वो आपका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है 40 to 50. There the frequency is 27. Again here I have done some typing error. You can see यहाँ 20 है. This is 20. This is 20 here. You can take here 20. This is 20 here. So you can just see that the mode class is this one because highest frequency is in this particular class. In 40 to 50, this is the mode class. The highest frequency is here. So this is FM. This is FM here. Mode class जो है और इसकी frequency जो है. So you can see here this is FM. And so this is F1. This is F1. इसके पहले का जो है वो F1 है. This is F1 and this is F2. This is F2. I think you can understand. ये आपका मोड क्लास है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. इसके ऊपर वाला जो है वो आपका F1 है and then you have got F2. So you can put these things in the formula. फॉर्मूला में इसको डाल सकते हैं. So the same things are, you can put it here, FM minus F1 to FM minus F. So you have got that frequency 27. F1 was 20. The lower frequency is 40. Lower frequency, lower limit of that model class is 40. आपने देखा होगा. Just try to see again. यहाँ देखिए 40 है ये. So you have got L here 40. And the size of class is 10 here, 20 to 30, 30 to 40, or class size is 10. So you just see the values are put here, 2 into 27, again the model frequency FM is here, minus 20, minus 15. So once you calculate, you got the mode as 43.68. 43.68 is that particular age जिसके सबसे ज्यादा व्यक्ति है उस पर्टिकुलर ग्रुप में. 43.68 जो एज होगा. इट इज पॉसिबल 43.68 एज का मतलब क्या है. तो ये एज जो है वो उन व्यक्तियों का है जो उस पर्टिकुलर ग्रुप में सबसे ज्यादा है, उनका नंबर सबसे ज्यादा है. सो दिस इज इन दिस वे you can calculate mode for a group data. Group data की आप calculate. Then what is the relationship between mean, median and mode? Many times it's a very famous formula. Mode equal to 3 median minus 2 mean. अब अगर आपके पास मीडियन मालूम हो आपको और मीन मालूम हो, then you can easily calculate using these two things the mode. और इसी तरह से इसमें से दोनों कोई भी दो चीज पता हो तो आप तीसरा निकाल लेंगे. दिस इज दैट फॉर्मूला. आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं एंड इट इज क्वाइट यूजफुल. ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला हम लोग काफी यूज करते हैं whenever two things are available. Now you can see that mean is the gives you the balance point. एक ऐसा पॉइंट बताता है जिससे आप पूरे ग्रुप को समझ सकते हैं कि पूरा ग्रुप जो है उसको सेंट्रली रिप्रेजेंट करता है. मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू देता है
वैसा वैल्यू जिससे ऊपर और नीचे दो पार्ट में ग्रुप डिवाइड हो जाता है। एंड मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो अगर शॉर्ट में अगर इसको समझना है तो आप इससे देख सकते हैं कि मीन मीडियन मोड का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या। नाउ एज आई टोल्ड यू कि आपके पास और दूसरे मीन हैं, दूसरे तरह के सेंट्रल टेंडेंसी भी है, उनको मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा क्या है, क्या इसका मतलब है। सो ज्योमेट्रिक मीन इज द ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ। So, geometric mean is defined as the positive root of the product of observation. जनरली अगर इसको लिटरेरी भाषा में समझेंगे तो ये आपके पास जितने ऑब्जर्वेशन है उसका वनेथ रूट, मतलब उसका रूट, उसका वनेथ रूट का मतलब अगर 5 वैल्यू है तो पांचों को प्रोडक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और उसका 1/5 रूट। दो अगर वैल्यू है तो दोनों को प्रोडक्ट कीजिए और स्क्वायर रूट। तीन वैल्यू है तो तीनों को प्रोडक्ट कीजिए एंड उसका क्यूब रूट। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। इट इज ऑफन यूज फॉर ए सेट ऑफ नंबर्स whose values are meant to be multiplied together or are exponential in nature such as data on growth of human population। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में अगर आपको देखना है, उसमें अगर कुछ काम करना है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है। अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करके अगर दूसरे तरीका से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसको अगर देखना, पॉपुलेशन ग्रोथ का में देखे होंगे जिसमें भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट का केस यूज होता है तो वहां पे हम इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल के रूप में आपको दिया गया है, जैसे सपोज 2, 3 एंड 6 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, देन यू जस्ट मल्टीप्लाई 2, 3, 6 टुगेदर एंड देन यू टेक क्यूब रूट ऑफ दैट वन। क्यूब रूट, क्योंकि 3 नंबर है इसलिए क्यूब रूट आप लेंगे और इसका क्यूब रूट जो होगा वो आपका ज्योमेट्रिक मीन देगा। यहाँ पे डेटा के लिए दिया गया। जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दी बेसिक कंसेप्ट। मेनली आपको मीन मीडियन मोड से मतलब रखना है। हार्मोनिक मीन में जो है ये वहां जैसे प्रोडक्ट करके करते हैं, यहाँ पे आपका वन बाय दैट पर्टिकुलर सेम थिंग यू हैव टू डू। The harmonic mean is one of several kinds of average. The harmonic mean is a very specific type of average. It's generally used in dealing with averages of things like speeds and other। जब मान लीजिए, क्या ही एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कोई अगर बताता है कि ये कार जो है फर्स्ट 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, दूसरे घंटे में उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तीसरे घंटे में उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। एंड व्हाट इज दी स्पीड ऑफ दैट कार इन पर्टिकुलर आवर। इस समय इस पर्टिकुलर केस में आप हार्मोनिक मीन को यूज कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द एग्जैक्ट मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर कार इन पर्टिकुलर आवर। तो यहाँ आप देखिए फॉर्मूला जो है वो एन बाई 1/xi समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n। और इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। जस्ट ट्राई टू सी, एक ये छोटा सा वैल्यू यहाँ दिया गया है 1, 5, 8 और 10 का अगर हार्मोनिक मीन निकालना है उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए दिस फॉर्मूला है दिस वन। आई थिंक यू कैन सी दिस वन, n डिवाइडेड बाय 1/xi। इस फॉर्मूला को यूज किया गया है और इससे आपका जो हार्मोनिक मीन है उसका वैल्यू जो निकला है 2.8 निकाला गया है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज it is not basically directly linked with statistical calculation in social sciences and educational research। वेटेड मीन जो केस है वो जिस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे सपोज आपको कोई बताता है कि जिसको आप सोच सकते हैं जैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जैसे यूज होता है ना। जैसे वेटेज, जैसे अगर कोई बोलता है कि फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन का वेट 40% है, समेटिव एग्जामिनेशन का वेट 60% है,
इस तरह का केस में अगर आपको मीन निकालना है, सपोज आपका फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन में आपको 20 आया है ना, आउट ऑफ 100 20 आया, और आपका समेटिव एग्जामिनेशन में यू गॉट सपोज आउट ऑफ 140, देन व्हाट इज द मीन? आपको उस समय अगर मीन निकालना है, then you cannot simply add those two things, 20 plus 40, and divide it by 2. 30 is the mean of that particular child. ऐसा नहीं करते हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि उसमें बताया गया कि वेटेज जो है फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन का 40% है, और 60% वेटेज है आपका समेटिव एग्जामिनेशन का. सो यू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो, यू कन्वर्ट दैट स्कोर इन दैट पर्टिकुलर रेशियो, उस पर्टिकुलर रेशियो में पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, तब उसका मीन निकालें. तो वेटेड मीन इस तरह के केस में यूज किया जाता है. यहाँ पे आपके हर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के साथ कुछ वेटेज उसके साथ लिंक्ड होता है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया, इफ ऑल वेट्स आर इक्वल देन द वेटेड मीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ओनली. अगर कोई ऐसा बोल दे कि नहीं, दोनों पर्टिकुलर फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन और समेटिव एग्जामिनेशन का वेटेज एक है, 50-50% है, तो हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. 230 इज दैट, जो मैं बताया था कि इसमें आपका 10 आया, उसमें 40 आया, आप ऐड कर दीजिए, एंड 20 आया, 40 आया था, यही मैं शायद बताया था, 20 और 40, तो आपका जो एवरेज निकलेगा 30. 30 विल बी दैट द करेक्ट आंसर, क्योंकि वेटेज दोनों का एक है. लेकिन अगर वेटेज अलग अलग है तो वेटेड मीन जो है वो उसका वैल्यू अलग निकलेगा, और अर्थमेटिक मीन के प्रोसेस से अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू कुछ अलग हो जाएगा. सो वेटेज हैज टू बी टेकन केयर whenever it is particularly specifically mentioned, or you can see that. अगर आप इसको देखते हैं, अगर सपोज एग्जांपल और मैं बताऊं कि मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम ले लिया, 4 एग्जाम ले लिया, और उसके बाद किसी ने बताया कि जो फर्स्ट एग्जाम था ना वो काफी इजी था, काफी इजी आया, वो, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं तो ठीक है, उसका वेटेज को हम लोग कम कर देते हैं. तो उसके बेसिस को अगर हम लोग यूज कर लें, मान लीजिए कि आप उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर चाइल्ड के बारे में कुछ पता कर ले रहे हैं, जो कि उसका मीन जो है वो इतना आया है, देन यू कैन गो फॉर ए मिस इंटरप्रिटेशन. जैसे आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू सी एग्जांपल, ही तो छोड़िए, जैसे एग्जांपल यहाँ है, यू टेक 300 पॉइंट्स एग्जाम इन योर स्टैट सी. 3 एग्जाम हमने लिया, 80 80 एंड 95. 2 बार आपको 80 आया, एंड देन थर्ड वन इज 95. The last exam is much easier than the first two, so your professor has given it less weight. Wait for the 3 exams are. तो अब देखिए, आपने 3 एग्जाम आपका हुआ, 100 ही मार्क्स का एग्जाम 3 हुआ, 3 बार एग्जाम हुआ आपका, 3 टेस्ट बोल सकते हैं या 3 टर्म्स बोल सकते हैं, और आपका 80 80 95 है. अगर आपका बोला जाएगा कि आपका मीन परफॉर्मेंस क्या है, आपको लगेगा कि हाँ तीनों को ऐड कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, एंड यू विल गेट अ गुड एवरेज. अच्छा एक एवरेज निकल जाएगा 90 के आसपास. लेकिन टीचर, जो आपका टीचर है, उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, जो आपका जो थर्ड एग्जाम जो है वो काफी इजी था, तो उसको कम वेटेज देंगे, हम उसको ज्यादा वेटेज नहीं देंगे. सो उसने क्या किया कि नहीं, दो फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम का 40% हम देंगे, एंड थर्ड एग्जाम का सिर्फ 20% लेंगे. तो 40% ऑफ योर ग्रेड इज 0.4, एंड देन सो 40% आप जो भी निकाले, 80 का 40%, सेकेंड वन का भी 80 का 40%, एंड देन 95 का 20% करने के बाद, तब आप उसका जब एवरेज निकालेंगे, देन दैट विल गिव यू योर एग्जैक्ट मीन ग्रेड. और वो जो है वेटेड मीन के तरीका से, अर्थमेटिक मीन से तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते, लेकिन अगर वेटेड मीन का बात किया जाएगा, जैसे यहाँ 40% ऑफ 80 निकाला गया, 32 एंड 19, और ये तीनों को ऐड कर देंगे, तो योर मार्क हैज बिकम 83. और अगर यही अर्थमेटिक मीन से निकालते तो आई टोल्ड यू इट विल बिकम क्लोजर टू 90. सो ये आपका कैसे इसका यूज है, आप इसको समझ गए होंगे कि वेटेड मीन किस तरह से निकाला जाता है. जनरली हम जब इस तरह की बातें होती है
कि आपको वेटेज दिया गया है किसी चीज़ों का और उसके आधार पे, और ये कहीं न कहीं आपका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बताता है। आपकी मैथमेटिकल एग्ज़ाम स्टैट्स जो यहाँ एग्ज़ाम था स्टैटिस्टिक्स का, प्रोफ़ेसर को समझ में आया कि थर्ड एग्ज़ाम जो था वो काफ़ी ईज़ी हो गया है, इसलिए बच्चों ने ज़्यादा स्कोर कर लिया। तो इसलिए क्या होता है कि नहीं, वी शुड गो फॉर वेटेड मीन। आप उसका डिफ़िकल्टी लेवल देखें और उसके हिसाब से उसको वेटेज दिए कि नहीं, उसका लेस वेटेज रखा जाए और जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है उसको हायर वेटेज दिया जाए। और उसके बाद जब आपका मीन निकला, वो आपका एग्ज़ैक्ट रिप्रेजेंटेशन है आपके मार्क्स का। तो इस तरह से वेटेड मीन का इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। So the arithmetic mean is best used when the sum the values are significant. For example, you get, अगर आपका इस तरह से आया रहता है, get 85 on the first test, 95 on second, 90, ये अगर तीन इस तरह से रहता है 85, 95, 90, तब तो हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेते। लेकिन जैसा एग्जाम्पल था अभी, जब दो बार 80 आया और एक बार 95 आया, तो आप वेटेड मीन करके निकालेंगे क्योंकि आपको एक बड़ा फ्लक्चुएशन दिख रहा है, तो यू कैन गो फॉर वेटेड। So why don't you use geometric mean here? Geometric mean यहाँ यूज करने का कंडीशन नहीं है। What about harmonic mean? तो ये हम नहीं यूज कर सकते। This is not required. That condition is not suitable for that one. अगर आपके पास उसका एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास जीरो अगर आया रहता है फर्स्ट टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में अगर आप मान लीजिए 100 लाए रहते और तीसरे में भी 100 लाए रहते, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अर्थमेटिक मीन आपका कितना निकलता। 100 प्लस 100 200 प्लस 0, 200 डिवाइडेड बाय 3। सो आपका कुछ एक अच्छा नंबर आ जाता है ना, 60 से 65 के आसपास कुछ आता। और अर्थमेटिक मीन, हाँ 65 66 दिख रहा है आपको। ज्योमेट्रिक मीन का अगर यहाँ निकालेंगे तो निकलेगा आपका जीरो, क्योंकि आपने देखा है ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, सारे सारे मार्क्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 1 मार्क इज 0 से विल गेट 0। हार्मोनिक मीन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा था 1 बाई एक्स था। 1 बाई एक्स, यहाँ एक एक्स जो है 0 है, और 1 बाई एक्स जो अगर 0 1 बाई 0 हो जाएगा, विच इज एन अनडिफाइंड क्वांटिटी। So you cannot use harmonic mean here. You cannot go for geometric mean. So you can only use arithmetic mean अगर आपका कंडीशन वहाँ दिख रहा है। हाँ, अगर ऐसा भी होता, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको कंडीशन को बहुत अच्छे से देखना होगा। अगर आपके पास ऐसा दिखता है, यहाँ वेटेज भी कोई अगर दे देगा कि फर्स्ट एग्जाम का वेटेज जो है वो 10% है, ये वेटेड मीन के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर कोई बोल देगा फर्स्ट एग्जाम का मतलब 0% है, तो हम इसमें भी हम इसको यूज नहीं कर सकते वेटेड मीन को। हमें यूज करना है अर्थमेटिक मीन को। और अ, तो आपको कंडीशन को समझना होगा, कंडीशन समझने के बाद ही हम इसको यूज करेंगे। हाँ, लास्टली मैं यही समराइज आपको करूंगा कि द मीन, मीडियन एंड मोड आर द मोस्ट important concept for basic stats, starting of basic statistics in research in social sciences। और बाकी जो मैंने बताया वो जस्ट आपको जस्ट उसको कॉन्सेप्चुअल आइडिया देने के लिए, उसका क्या मीनिंग होता है उसको बताने के लिए। लेकिन हमें बेसिकली मीन, मीडियन और मोड पे कंसंट्रेट करना है, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे उनका बेसिक आइडिया क्या है। एक जो है वो आपका पूरा एक फिक्स्ड सेट पॉइंट दिखाता है जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एक जो है आपका मिडिल पॉइंट बताता है, और एक जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। Thank you.